जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि जो आपका सोशल साइंस है उसके क्लासेस ले रहे थे, और आपको ये भी पता होगा कि ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का क्लासेस जो है आपको लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको ये भी पता होगा, अगर आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो ज्योग्राफी का अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 संसाधन और दूसरा जो आपका चैप्टर था कि वन और वन्यजीव संसाधन, तो ये दोनों का दोनों चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। और एक नए चैप्टर की ओर शुरुआत करेंगे आज हम लोग। वो चैप्टर आपका क्या है? जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेस के बारे में आज के इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बारी बारी से हो सके तो सवेरे आपको एक वीडियो मिलेगा, और ये भी पॉसिबल है कि शाम को भी आपको एक वीडियो मिलेगा, जिससे आपके एसएसटी की जितनी भी सारे चैप्टर हो जल्द से जल्द क्या हो कंप्लीट हो जाए। तो बात करेंगे आज हम लोग क्लास 10th के, मैं किसका बात कर रहा हूं? क्लास 10th के सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी के चैप्टर 3 आपका क्या है? जल संसाधन। हम लोग इस पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए जल संसाधन होता है क्या, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि जल जो है वो बहुत ही उपयोगी और वगैरह वगैरह आपको बहुत सारी चीजें होंगी। मैं बताऊंगा केवल और केवल ऐसी चीजों के बारे में जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको ये पता होगा, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन के बारे में, तो पृथ्वी को आपको पता होगा नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह कहे जाने के अर्थ क्या है कि पृथ्वी का जो 3/4 जो भाग है वो आपका क्या है कि जल से ढका हुआ है। तो 3/4 का मतलब कि अगर मैं पृथ्वी को 4 भाग में बांटा हूं तो 4 भाग में जो 3 भाग है वो आपको जल से घेरा है, यानी कि जल से घिरा हुआ है। और जल का कलर क्या होता है? नीला। इसलिए आसमान से देखने पर पृथ्वी कैसी प्रतीत होती है? तो नीला ग्रह के जैसे प्रतीत होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो सीधा आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर 3/4 धरातल जो है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे लोग? नीला ग्रह कहेंगे। तो मैंने क्या लिखा आप देख सकते हो कि पृथ्वी पर 3/4 धरातलीय जल ढका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नीला ग्रह कहेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन पर। तो चूंकि मैंने क्या बोला कि पृथ्वी की 3/4 जल जो है, 3/4 जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। तो अब सवाल है कि क्या 3/4 जल जो है वो हम लोग प्रयोग करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए 2 तरह के जल होते हैं, एक आपके लवणीय जल, एक आपका क्या होता है? लवणीय जल, जो जिसको हम लोग खारा पानी बोलते हैं। और एक आपका क्या होता है? अलवणीय जल, जो आपका मीठा पानी होता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ज्यादा मात्रा में जो पानी का उपयोग होता है वो अलवणीय जल का उपयोग होता है, यानी कि ऐसा जल जिसमें जल की मात्रा ना हो। तो 3/4 तो जल से ढका हुआ है पृथ्वी, परंतु इसमें प्रयोग लाने योग अलवणीय जल का जो अनुपात है वो बहुत कम मात्रा में है। आपको तो पता होगा कि जो पीने लायक जल है उसकी मात्रा क्या है? बहुत कम है। तो अब सवाल है कि सर आखिर ये जो अलवणीय जल है, यानी कि ऐसा जल जिसमें नमक नहीं पाया जाएगा, इसकी प्राप्ति कहां से होगी? तो देखिए इस जल की प्राप्ति हमें सतही प्रवाह यानी कि देखो सतह माने क्या होता है? धरातल। और धरातल का प्रवाह यानी कि जैसे जल बहता है ना, तो जो जल बह रहा है तो सतही प्रवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। अब ये सतही जल प्रवाह में से क्या क्या आएगा? जो भी नदी देख रहे हो, जो भी नाले देख रहे हो, जो भी झरना देख रहे हो। और भौमजल स्तर में आपको तालाब देखने के लिए मिलेगा, चापाकल देखने के लिए मिलेगा, कुआं देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी चीजों से क्या होती है? जल की प्राप्ति होती है। कैसे जल की प्राप्ति होती है? तो अलवणीय जल की प्राप्ति होती है। अब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जब आप लोग संसाधन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जल क्या है? एक नवीकरण संसाधन है। तो देखिए जल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जल एक नवीकरण संसाधन है। तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आखिर बताइए कि जो अलवणीय जल है इनका नवीकरण किस विधि के द्वारा होता है? तो उस विधि को क्या बोलेंगे हम लोग? जल चक्र विधि। क्या बोलेंगे? जल चक्र विधि। तो कभी पूछेगा कि बताइए जल चक्र विधि क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एक ऐसी विधि जिसमें जल क्या कीजिएगा? जिसमें जल क्या होगा कि भूमि से या धरातल से वायुमंडल और वायुमंडल से धरातल में रूपांतरित होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? जल चक्र की प्रक्रिया बोलेंगे। मैंने क्या बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें जल क्या होगा कि सबसे पहले तो
भूमि से कहां जाएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले भूमि से कहां गया, भूमि से गया वायुमंडल, और वायुमंडल से फिर कहां चला आएगा, भूमि। तो ये जो वायुमंडल से चला गया भूमि, भूमि से वायुमंडल, तो ये जो प्रक्रिया लगातार रोटेट होती रहती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जल चक्र की प्रक्रिया। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है आपका बोर्ड कि बताइए जल की कितनी अवस्थाएं होती है, आखिर जल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो जल जो होता है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन आप बोलोगे सर जल का तो मैंने एक ही अवस्था देखा है, आप बोलोगे कि जल का 3 अवस्था, जल को 3 तरीके से हम लोग रखते हैं। तो वो क्या है, तो पहला क्या है, ठोस अवस्था, दूसरा क्या है, द्रव अवस्था, और तीसरा क्या है, गैस अवस्था। तो अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था का, मैं किसका बात करूं, ठोस अवस्था का, तो आपको पता होगा कि जल का जो ठोस अवस्था है वो क्या कहलाता है, आपका बर्फ कहलाता है, आपको ये पता होगा। जल का जो द्रव अवस्था कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो जो सामान्य जल है वो कहलाता है। और जल का जो गैसीय अवस्था है वो आपका क्या कहलाता है, वाष्प कहलाता है, जल वाष्प कहलाता है। तो देखिए ठोस जल यानी कि बर्फ की प्राप्ति कहां से होती है, पहाड़ों से, हिमालय के पहाड़ों से। जो द्रव जल की जो प्राप्ति होती है, जो सामान्य जल की प्राप्ति होती है, समुद्र नदी नालों से प्राप्त हो जाता है। और जो गैसीय होता है उनकी प्राप्ति जो है वो ओस के रूप में, या पेड़ पौधे जानवरों के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है उसके रूप में भी क्या होता है, आपका जो है गैस के रूप में आपकी जल की प्राप्ति हो जाती है। अब एक बात समझिएगा जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कभी पूछा जाएगा कि जल कैसा संसाधन होता है, आप क्या बोलोगे, नवीकरण संसाधन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल की कितनी अवस्था है, तो आप 3 बोलोगे। अगर आपको पूछा जाए कि आप बताइए कि पृथ्वी पर कितना भाग जो है जल है, तब क्या बोलोगे, 3/4 भाग जल है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, तो कभी कभी जल की मात्राएं जो है पूछी जाती है। तो आखिर ये जल की मात्रा क्या होती है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखो जल की जो मात्राएं हैं, तो आपको पता होगा कि 2 तरह का जल मैंने बोला, जैसे कि क्या होता है आपका लवणीय जल, और दूसरा क्या है, अलवणीय जल। तो जो लवणीय जल है वो मोस्टली केस में आपको समुद्र में मिलता है। तो समुद्र में लवणीय जल की जो मात्रा है, यानी कि टोटल जो आप जल की मात्रा देखते हो, तो टोटल जल का 70% जो हिस्सा है वो आपका लवणीय जल है। और वो लवणीय जल कहां पाया जाएगा, समुद्र में पाया जाता है। फिर जो 29% जो जल है वो हिम के रूप में, यानी बर्फ के रूप में हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका हम लोग उपयोग कहीं ना कहीं 12 मासी नदियों के रूप में करते हैं, क्योंकि जो नदियां 12 महीना बहती हैं उनका उद्गम हिमालय का स्तन से हुआ है। और वहां से बहती ऐसी नदियों का मैं बात करूं तो गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी, ये सारी नदियां जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो पेयजल है जो हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि देखो ना ही हम लोग समुद्र जल का पीने के लिए उपयोग करते हैं और ना ही हिम स्रोतों का उपयोग करते हैं, बल्कि हम लोग जो पीते हैं, जो पेयजल होता है वो भूमि से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, भूमि से, यानी कि भौम जल स्तर से निकाला जाता है, जिसका प्रतिशत कितना है, पूरे के पूरे पानी में केवल और केवल 1% है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो अब एक सवाल आपका जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि 70% आपका लवणीय जल है, आपका 29% हिम बर्फ के रूप में जल जो है अवस्थित है, और 1% जो है भौम जल है जिसको हम लोग पीने लायक जल के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब मेरा सवाल है आपसे, आप हमको ये बता दें कि सर ये जो 1% जल है, गौर करना, ये 1% जल ये आज से नहीं है, आपके दादाजी, आपके पापा और आपसे है। तो आखिर ये जल जो है ये 1% से घटकर ½ क्यों नहीं हुआ, या ये जल जो है वो बढ़ा क्यों नहीं? आपका पहले सवाल ये, मेरा सवाल आपसे। तो अब सवाल सुनना है तो जवाब सुनो। आपको एक चीज पता होगा कि जल जो है वो नवीकरण संसाधन है। नवीकरण क्यों? क्योंकि जल चक्र के माध्यम से जल का जो है नवीकरण तुरंत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस भी संसाधन का उपयोग के बाद उसे पुनः तुरंत कुछ ही दिनों में हम लोग उसको फिर से बनाकर फिर से उपयोग कर सकेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, जल आपका नवीकरण संसाधन कहलाएगा। तो चूंकि जब भी मान लो कि जल का उपयोग हुआ है, जैसे कि मान लो आपको पता होगा कि पेड़ों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। तो वो पेड़ क्या करते हैं, अपने जड़ से खनिज लवण और जल का शोषण करते हैं, फिर उनको पत्तियों तक ले जाते हैं, और पत्तियों तक ले जाने के बाद क्या होता है कि जब वो अपना भोजन कर लेते हैं, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब भोजन बनाया जाता है, तो साथ ही साथ क्या होता है कि ग्लूकोज, यानी कि मैं बोलूंगा कि खाना बनने के साथ साथ वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, और इस वाष्पीकरण प्रक्रिया में जल का भी क्या होता है,
आप जानते हो कि जल का ह्रास होता है वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में। तो ये जो जल है ये उड़कर कहाँ जाता है, ये जल उड़कर वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में सघन होना शुरू करता है। और जब सघन का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो ये बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर मौजूद जो भी छिद्र होते हैं उसके माध्यम से फिर ये भौम जल स्तर में समाहित हो जाता है। अब एक क्वेश्चन अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा तो आप ये बताओ कि पृथ्वी के सतह से रिस कर, गौर कीजिएगा, पृथ्वी की सतह से रिस कर भौम जल स्तर में जल की मात्रा का आना कौन सी प्रक्रिया है। आप मुझे क्या करो कमेंट बॉक्स में बता दो कि अगर आपने क्लास 8 में अगर आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, आप मुझे बता दो। तो मैंने क्या बोला कि समुद्र में लवण की मात्रा इतना है ना। साथ में हम लोगों ने देखा कि हिमवर्प के रूप में 29% है और पेयजल कितना आपका 1% है पूछा गया। मैंने ये भी पूछा कि नवीकरण संसाधन क्यों कहेंगे, क्योंकि जल चक्र के माध्यम से। तो जल चक्र में क्या होता है कि जैसे वो वाष्प बन के आसमान में गया फिर सघन होकर जमीन में आता है, फिर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसको सर, लवणीय जल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरण संसाधन बोलेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर जैसे कि मान लो कि किसी क्षेत्र में एक तालाब है, इस तालाब में पानी रखा हुआ है और इसके ऊपर में सूरज आ गया, भाई सूरज बाबा आ गया। अब सूरज क्या कर रहा है, बहुत जोर से यहाँ पे अपना प्रकाश फैला रहा है और जल जो है यहाँ से बाष्प बन के उड़ गई। तो सर आप ये बताओ कि जब इस क्षेत्र में जल जो है वो उड़ जाएगा तो फिर इस क्षेत्र में जल की कमी होगी। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर यहाँ का जल उड़कर किसी और क्षेत्र में गिरेगा तो कहीं और का जल उड़कर किसी और क्षेत्र में गिरेगा। ऐसी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और जल की जो है आवश्यकता वो पूर्ति होती ही रहती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिखाया, जो कि आपको याद रखना है, क्या है कि सारा जल, जो भी जल है आपका, जितने भी जल आपको आपने देखा कि 3/4 भाग जल है, तो ये बात का मैं बात कर रहा हूं। तो सारा जल चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल क्या होता है, जल का नवीकरण जो है वो सुनिश्चित रहता है कि जल जो है पूरा का पूरा जल चक्र के लिए गतिशील रहता है, निरंतर काम करते रहता है, जिसके कारण क्या है, जल की नवीकरणता क्या रहती है, सुनिश्चित रहती है। अब इसी चैप्टर में हम लोग देखो, इस चैप्टर में मोस्टली कैसे पढ़ेंगे कि जल क्या है, जल की दुर्लभता का कारण, और ऐसे तमाम कारणों के बारे में देखेंगे कि जिससे जल का कमी, जल का ह्रास, या मैं यूं कहूं जल दुर्लभता होता है। तो आपके एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। क्या पूछेगा कि जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपने जब चैप्टर 2 पढ़ा था तो उसमें मैंने दुर्लभ जाति के बारे में बोला था कि ऐसी जाति जो आपका जिसकी संख्या घटती जा रही है और उसकी एकाध संख्या बची हुई है, और अगर उसको बचाया नहीं गया तो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं आपके जो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए और बहुत दिन के बाद आते हैं, तो आप क्या बोलते हो, यार तू तो दुर्लभ प्राणी है। तो ये कि जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वच्छ जल का प्राप्त ना होना अथवा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, आपका जल दुर्लभता कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वच्छ जल का प्राप्त ना होना अथवा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, आपका जल दुर्लभता कहलाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। अब समझिएगा, अगर मान लिया जाए आपके घर में 6 व्यक्ति है और 6 व्यक्ति के लिए अगर 12 बाल्टी पानी होगा तो संभवतः जो है आप बड़ी आसानी से पूरा दिन को प्राप्त करोगे। लेकिन किसी कारण बस आपके गांव में बारिश नहीं होती है, या और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसके कारण बारिश नहीं हुई, और आपके गांव में जो चापाकल है उसमें अब 12 बाल्टी के जगह मान लिया जाए कि 12 बाल्टी के जगह 10 बाल्टी पानी निकल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि 12 आपके घर में 6 सदस्य हैं और 10 बाल्टी पानी है, यानी क्या, और अब तो आराम से हो जाएगा भाई। लेकिन अगर मान लो ऐसी स्थिति आती है कि आपके घर में 6 जन हैं और 6 बाल्टी पानी निकलता है, तो भी संभव है कि आप अपनी आवश्यकताओं को अच्छी मात्रा में पूर्ति कर लोगे। तो भाई ये तो मिल रहा है किसी कारण से, किसी कष्ट से ये पानी मिल रहा है। लेकिन अगर घर में 6 व्यक्ति है और अगर 5 बाल्टी पानी मिले तो अब क्या होगा। देखिए, आपकी जोरी कितना है कि अगर 6 बाल्टी है तो कम से कम हर एक आदमी को 1 बाल्टी पानी मिलना चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा है, तो आप बोलोगे सर मिल कितना रहा है, तो बोलोगे सर 1 बाल्टी पानी मिल रहा है सर। तब क्या होगा, तो देखो उस समय क्या होगा कि आपकी जो आवश्यकता है वो क्या होगी कि आप अपनी आवश्यकताओं को घटाओगे और पूरा करोगे। जैसे कि जब घर में 6 व्यक्ति थे और 12 बाल्टी पानी मिल रहा था, तो हो सकता है आप नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए और खाने पीने के लिए टोटल 2 बाल्टी का उपयोग करते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे घर है जहां पे नल लगा हुआ है और बोरिंग में पानी की समस्या नहीं है, तो वहां के जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं,
वो मुंह धोते हैं, नल जो है खोल रख देते हैं। वो अगर दाढ़ी बना रहे हैं तो नल खोल के रख देंगे। यार नहाने का स्थिति है तो आप 1 से 2 बाल्टी में नहा सकते हो। अब इंसान को नहाने के लिए कम से कम नहीं भी तो 10-12 बाल्टी लग जाते हैं। तो ये होती है जल की अत्यधिक आवश्यकता, जल से अत्यधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो आपको जितनी जरूरत है, जैसे कि आप दिन में मान लो कि 4 गिलास पानी पीते हो, लेकिन वर्तमान समय में केवल और केवल आपको 2 गिलास पानी मिल रहा है, और ये भी जो 2 गिलास पानी मिल रहा है वो भी बहुत कठिनाई से मिल रहा है। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग? जल की दुर्लभता बोलेंगे। तब आपके मन में सवाल होगा, सर अगर जल दुर्लभता है तो इसका कुछ ना कुछ तो कारक रहा होगा, कि कुछ ना कुछ तो कारण या कुछ ना कुछ तो कारक होगा जिससे जल की दुर्लभता होती है। तो सबसे पहला दुर्लभता क्या है? वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन। आपको पता होगा कि जिस तरह से बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश जो है वो घट रही है, और घटना और ये जो मौसम का जो परिवर्तन है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है जल दुर्लभता का पहला कारण। बात करें दूसरा कारण का, तो दूसरा कारण आपका क्या है? जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता। आपको ये भी पता होगा कि जल का क्या है, पूरे संसार में वितरण जो है वो असमान है। आप अगर राजस्थान में चल जाओगे तो आपको पानी के लिए ललायित होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मासिनराम मेघालय जाते हो तो वहां पे 12 के 12 महीना बारिश होता है। आप अगर कन्याकुमारी साइड चल जाओगे तो वहां पे पानी तो है लेकिन खारे पानी है। अगर आप हिमालय साइड चल जाते हो तो वो पानी तो है बर्फ के रूप में, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो जल संसाधन है उसका समय और स्थान के अनुसार जो भिन्नता है, ये एक बहुत बड़ा कारक है। तो पहला कारण क्या हो गया आपका कि वर्षा में कमी और मौसम में परिवर्तन, और दूसरा कारण क्या हो गया? समय और स्थान के अनुसार क्या हो गया? भिन्नता। तीसरा कारण क्या हो गया? जल के अधिक प्रयोग। आपको पता होगा कि जल का अधिक प्रयोग, जैसे मैंने बोला आप मुंह धो रहे हो तो ब्रश करने के बाद पानी की आवश्यकता है, कि ब्रश करते करते समय आप बोलोगे सर ब्रश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पानी नल का जो खोल के रख दिए और भाई कर रहे हैं अपना ब्रश कर रहे हैं, जब तक 2 घंटे हम लोग 5-10 मिनट ब्रश किए, 10 मिनट तक नल खुला है। तो जल का कहीं ना कहीं अधिक प्रयोग। और तीसरा जो कारण है वो जल का असमान वितरण, जो कि मैंने आपको समझाया कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी जितनी जल की आवश्यकता नहीं है उससे कहीं ज्यादा जल का उपयोग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जितना जल की आवश्यकता है उससे कम उनको मिलता है। तो जल का असमान वितरण। और तीसरा जो अंतिम जो सबसे बड़ा कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि देखो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी। अब आवश्यकताएं बढ़ी तो मांग बढ़ी, मांग बढ़ा तो ज्यादा मात्रा में खपत शुरू। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी का भी खपत बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा परिचय था। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जल दुर्लभता क्या है, तो क्या बोलोगे? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए स्वच्छ जल का प्राप्त ना होना अथवा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? जल दुर्लभता। जल दुर्लभता के कारक क्या है? तो पहला है वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता, जल के अधिक प्रयोग, जल का समाज में असमान वितरण, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये कारक है। अब अगला जो वीडियो है जिसमें बात करेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे आपको जल तो उपलब्ध मिलेगा लेकिन फिर भी वहां में ज्यादा मात्रा में जल नहीं हो पाता। जैसे क्वेश्चन क्या होगा कि क्या ऐसा संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता है? ऐसा कोई स्थिति है कि जब वहां जल तो है लेकिन फिर भी जल की दुर्लभता है, ऐसा कोई कारण है? तो इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में फुल का फुल डिसाइड करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, चूंकि आपको पता होगा कि प्रीतम एकेडमी जो है वो पूरा का पूरा आपकी सिलेबस को कंप्लीट कराएगी। मैंने पहले बोला था कि आपको एसएसटी का और आपको साइंस का टेंशन नहीं लेना है, मैं वो आपको करवा के दूंगा, 100% करवा के दूंगा। साथ में मैथ की जो है क्लासेस आपकी चल रही है। अब सैटरडे को अगर संभव होगा तो हिंदी के भी जो है वीडियो आपको देखने के लिए आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपको एसएसटी का और साथ में अगर आपको साइंस एसएसटी का और साइंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर है 7717704978, इस वाले नंबर पे आपको कॉल करना है। चूंकि कॉल तो करना है लेकिन एक बात समझ लेना कि जो भी पीडीएफ है आपके वो सारे के सारे पीडीएफ आपके क्या है पेड प्लान के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पीडीएफ के लिए आपको पैसे जो है चार्ज करने होंगे। तो आप सवाल रहा कितने सर? तो देखो नॉर्मली केस में अगर आप कोर्स वाइज का बात करोगे तो कोर्स वाइज पैसा आपको बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप मान लो कि आप अगर साइंस का लेना चाहते हो तो साइंस के लिए आपको टोटल का टोटल 300 रुपया पे करना होगा। अगर आप एसएसटी का लेना चाहते हो तो आपको 300 रुपया पे करना होगा। तो कुल मिला के आपको 600 रुपया पे करना होगा केवल एसएसटी और साइंस का। लेकिन अगर आप दोनों साथ में लेना चाहते हो तो आपको केवल और केवल 500 रुपया पे करना है और आपको एसएसटी का और साथ में आप जो साइंस है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप अच्छे ढंग से क्या कर पाओगे? तैयारी कर पाओगे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जो तैयारी हम लोग प्रीतम एकेडमी के थ्रू से करवा रहे हैं आप ढूंढ के देख लो, किसी और चैनल पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करना और इसकी विशेष जानकारी आप कॉल के माध्यम से ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।